आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये एपिसोड बहुत अहम होने वाला है क्योंकि हमारे देश में अब शिक्षा और बेरोजगारी पर बात होने लगी है। शिक्षा और बेरोजगारी पर आंदोलन होने लगे हैं और इसी कड़ी में एक स्टडी और एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि हमारे मुल्क में 8.7 करोड़ युवा ना पढ़ रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं और ना ही किसी ट्रेनिंग के तहत एनरोल्ड हैं। यानी वो पूरी तरीके से खाली हैं। 8.7 करोड़। बेरोजगारी एक आपदा बन चुकी है और उस बेरोजगारी के जो आंकड़े आते हैं तो हम लोग भी चौंक जाते हैं। जबकि आपको अगर यकीन नहीं होता इन आंकड़ों पर तो आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा घूमिए, पता करिए, पूछिए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है। बत्रा साहब ये डेटा और एनालिसिस लेकर के आए हैं। सबसे पहले द रेड माइक पाठशाला का की रिंग बजा देते हैं, घंटा बजा देते हैं। तो द रेड माइक पाठशाला का घंटा बज चुका है। बत्रा साहब, बेहद तकलीफ दे और बहुत ही अहम ये खबर है कि हमारे मुल्क में किस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है। बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, मतलब पढ़ ही रहे हो तो वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, किसी ट्रेनिंग भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है। जरा बताइए स्टडी के बारे में, इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बताइए। सबसे पहली बात तो सौरभ, मुझे पहले हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये नीति आयोग की स्टडी है, ये कोई प्राइवेट स्टडी नहीं है, कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है। सरकार का अपना थिंक टैंक है नीति आयोग, इसको पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे। और मैंने जब ये स्टडी देखी, पढ़ी, तो बहुत ऑनेस्ट एक कॉन्वर्सेशन शुरू करती है ये स्टडी। प्रॉब्लम भी बताती है, सोल्यूशंस भी लाने की कोशिश करती है। अब बात ये है कि कंसेप्चुअली सोल्यूशंस तो हम दे सकते हैं, बट वो रियल में वो कैसे जमीन पे उतारे जाएं, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, वो एक अलग बात है। तो सबसे पहली बात तो इस स्टडी के बीच जितने भी लोग हैं सरकार से जुड़े या एकेडमिशियंस एक्सटर्नल, उन सबको बधाई, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट है प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करने का और फिर बाद में कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करने का। और सौरभ, ये तो सबसे एक बड़ा हेडलाइन कैचिंग इशू है इस स्टडी का। आप अगर अगली स्लाइड पे हम जाएंगे तो ये स्टडी एक्चुअली काफी चीजों पे बात करती है। सिर्फ ऐसे युवाओं के बारे में बात नहीं करती जो ना पढ़ाई में है, ना ट्रेनिंग में है, ना रोजगार में है। महिलाओं के बारे में बात करती है, उन लोगों के बारे में बात करती है जो अभी टर्शरी एजुकेशन मतलब कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे जो अभी 11वीं 12वीं में हैं, उनकी स्किलिंग कैसे हो आगे, और एक इवॉल्विंग मार्केट के लिए अपनी लेबर फोर्स को कैसे तैयार किया जाए। हमने पिछली स्लाइड में एक बात कही थी, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, और मैं आपके शोज पे चर्चा भी करता रहा हूं कि भारत की कुछ साल पहले तक सबसे बड़ी एक जो ताकत बताई जाती थी कि हम एक समय ऐसा आएगा हमारे देश में बहुत युवा होंगे, उसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि हमारे बर्थ रेट की ट्रेजेक्टरी ऐसे चल रही थी। और अब वो समय है, हम उस समय की में जी रहे हैं इस समय। और ये पॉजिटिव क्यों माना जाता था? क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी में बहुत सारे युवा हैं, इसका मतलब वो 10 15 20 25 साल जब वो युवा हैं, अभी भी वो बुजुर्ग नहीं हुए हैं, तो वो इतना काम करेंगे, इतना प्रोडक्टिव काम करेंगे कि आपके देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसको वो जो आज का स्तर है उससे वो दुगना तिगना 4 गुना कर सकते हैं, अगर वो सही प्रोडक्टिव इनकम अपॉर्चुनिटीज में लग जाए तो। इसे कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन इस कंडीशन को मीट करने के लिए उस युवा को हमें सही अवसर देने थे, सही स्किलिंग देनी थी, सही नौकरियां देनी थी, सही पढ़ाई देनी थी। तो युवा हो गए, वो तो रुकेगी नहीं उनकी उम्र तो। पर जो एक इकोसिस्टम बना एजुकेशन का, जॉब्स का, कई सारे अंतरराष्ट्रीय इसमें फैक्टर्स आए, एआई आया, डिसरप्शंस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आई, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं टेक ऑफ कर पाया। अब तो टैरिफ्स का भी एक झोल आ गया है बीच में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा है, इसको हम ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। तो इस स्टडी में ये बताया जा रहा है कि अगर हमें आगे की तरफ देखना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्किलिंग सिस्टम, एक आपको याद होगा जब 12 साल पहले मोदी जी आए थे तो एक नेशनल
स्किलिंग प्रोग्राम की बात हुई थी। अब मुझे प्रधानमंत्री लगता है कौशल विकास योजना 1.0 2.0, इतना इतना फ्रॉड था उस योजना में। हमने चूंकि स्टोरीज किए हैं आरटीआई लगा लगा करके, इतना फ्रॉड था उस स्कीम में, मत पूछिए। मतलब अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जिन स्कीम्स को लाए होंगे, तो कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 और 2.0, मतलब घोष हम्म, सेंटर्स बने हुए हैं। वहाँ अस्तबल है, शादी बारात घर है, और सरकार पैसा दे रही है कि बिल्कुल। यहाँ पर फुटवेयर डिजाइनिंग या कुछ और स्किलिंग कराई जा रही है। बहुत फ्रॉड हुआ। ये जर्नलिज्म भी होता था एक टाइम पे टीवी पे, अब तो नहीं होता। हमने किया है ये बिल्कुल, स्टोरी जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एनएसडीसी करके एक स्किलिंग कॉर्पोरेशन भी बनाई गई थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं झारखंड में था, आज से 10 साल पहले हम एक स्टडी करने के लिए गए थे। मैं एक स्किलिंग सेंटर गया एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, सिमडेगा नाम के। और वहां मैंने देखा सब कुछ चल रहा था, लेकिन वहां चैलेंजेस कुछ और थे। चैलेंजेस ये थे कि जिन बच्चों को आप होटल मैनेजमेंट की तैयारी करा के भेज रहे थे मुंबई हैदराबाद जैसे शहरों में, वो वहां के कल्चर में फिट नहीं हो पा रहे थे, तो वो वापस आ जाते थे या वो वहां से हम्म, जॉब छोड़ लेते थे। तो खैर, स्किलिंग पे एक बात शुरू हुई थी, बट उतना वो चली नहीं, तो शायद उसको बंद कर दिया गया। बट इस रिपोर्ट में चर्चाएं हो रही हैं अलग अलग तरह की, और जो इनसाइट्स है इंपॉर्टेंट। और अब अगली स्लाइड पे अगर हम जाएं, तो अगर हम अपनी लेबर फोर्स, ये जो एक बॉक्स इसमें है ना, ये जो ग्राफ में, इसको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा अगले ग्राफ में, अगले स्लाइड पे। कि देखिए, लोग कहते हैं भारत में बेरोजगारी बहुत हम्म, है। एक्चुअली बेरोजगारी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सिर्फ आंकड़े देखें, हमारी बेरोजगारी 3% से थोड़ा सा ऊपर है हम्म, टेक्निकल डेफिनेशन में, और मैं इस डेफिनेशन को मानता भी हूं। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं है। साउथ अफ्रीका में जैसे 32% है। उस स्तर की बेरोजगारी अभी भारत में नहीं है। ठीक है, मैं पहले तो इस बात भैया को, हम तो, ये तो नया इंडिया है, घर में घुस के मारता है। मतलब कैसी बात कर रहे हैं हम? साउथ अफ्रीका क्या है? अमेरिका कहता था क्या हो तुम, आप हम आप कहते हैं क्या रुकिए। हो मैं, तुम, हाँ क्या हो हाँ, गए? आप रुकिए। हाँ हाँ, कैसी आप बात अब करो रुकिए। बत्रा साहब। आप रुकिए ना, मैं हम्म, समझाता हूँ इसमें झोल क्या है। इसमें आप समझिए फॉर्मूला क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इंटरनेशनली। आप मेरे साथ रहिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी तरफ से भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट का फॉर्मूला जो होता है सौरभ, वो होता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, डिवाइडेड बाय ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास नौकरी है, प्लस जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं मिल रही। ठीक है। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ढूंढ रहे हैं और जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, वो डिनोमिनेटर में भी आता है, न्यूमरेटर में भी आता है। ठीक है। हम्म, तो मान लीजिए अगर आप और मैं 2 लोग हैं इस इकोनॉमी में, आपके पास नौकरी है, मैं ढूंढ रहा हूं बट मुझे नहीं मिल रही, तो हम्म, इस इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा 50%, 1/2। हम्म, अच्छा, अब मान लो सौरभ, मैं ढूंढना ही बंद कर देता हूं और मैं कहता हूं छोड़ो यार, मैं एग्जाम दे दूंगा, नौकरी तो मिल नहीं रही, मैं मार्केट से बाहर निकल रहा हूं अभी के लिए। हम्म। तो आपको पता है इस इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा? कितना? 0। क्योंकि आप ही हो बस एक मार्केट में, लेबर मार्केट में, और आपके पास नौकरी है। तो हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को साइड करके अगर हम पॉलिसी बनाएंगे तो वो गलत पॉलिसी बनेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के फॉर्मूला में ही, और ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है, एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर लोग अपने आप को लेबर मार्केट से विड्रॉ भी करेंगे ना सिर्फ, तब भी हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता जाएगा। और ठीक है। दूसरी बात, कि ये जो 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये एक बहुत बड़ी चीज को छिपाता है, जो कि है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हम्म। प्रॉब्लम तो यही है ना कि जो पुराने लोग अपनी जॉब्स में थे वो अभी भी बने हुए हैं, उनके नेटवर्क्स बन गए, उनकी रैपो बन गई, उनकी एक्सपीरियंस हो और गया। वो छोड़ नहीं रहे हैं। वो छोड़ भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि हमारे बच्चों की नौकरी तो लग नहीं रही। तो जो युवा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, क्योंकि जितना आप यूथ को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस है कि हम इनको स्किल करके आगे इनको हम प्रोडक्टिव बना देंगे और अपनी कंपनी के लिए। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को ये नंबर हाइड करता है। तो मेरा ये कहने का मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को साइड करके अगर कोई भी कसीदे पढ़े कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट पिक्चर है। तो भारत हम्म। की प्रॉब्लम, अब आप कुछ कहना चाहेंगे उसमें कि तुम क्या हो मैं क्या हूं? नहीं, मतलब हम तो बता रहे हैं, मतलब अमेरिका क्या है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं मतलब। छह कैसी परसेंट बात कर रहे हाँ, हैं? ज्यादा है मेरे को। हाँ, फिर हम्म। जी। और सौरभ, मतलब ताज्जुब की बात यह है, 2017 तक तो हमारे पास एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता करने का डेटा भी नहीं होता था। हम हर 5 साल में सर्वे करते थे। 17 के बाद से एक सर्वे आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। तो हम्म, उससे हमें पता चलता रहता है, और अब वो हर महीने आता है। तो इट इज इवन बेटर नाउ।
तो दैट वे देयर इज एन हम्म, इम्प्रूवमेंट डेटा रिपोर्टिंग में। हमारा जो ठीक है। चैलेंज है सौरभ वो कुछ और है। हमारा चैलेंज है कि ये जो हमारे लोग काम कर रहे हैं हम्म, उनमें से 45% अभी भी एग्रीकल्चर में है। ठीक है। इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हम्म, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर दुगना मैन पावर लग रहा है तो आउटपुट वो 1 यूनिट का ही दे रहा है। हम्म, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है एग्रीकल्चर में, अनलेस आप बहुत ही बड़े कोई किसान हो जिनकी बहुत जमीन हो, ऐसे बहुत कम होते हैं। और हम्म, जो सैलरीड लोग हैं ना, जो हम्म, सैलरी पे काम करते हैं भारत में, हम्म, एक तो बड़ा तबका है जो सेल्फ एम्प्लॉयड बताता है अपने आप को, उसमें भी वो लोग में से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, जो आपको एक रेफरेंस याद होगा। अगर आप उसको भी हटा दे, सिर्फ सैलरीड लोगों पे ध्यान दें, तो सैलरीड में भी 48% सैलरीड लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट्स के काम करते हैं। जो हम्म, आपके मजदूर हैं, जो आपके लेबर हैं, जो आपके घर पे लोग हम्म, काम करते हैं, जो आपके शायद वॉचमैन हैं। जी। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, फिक्स ड्यूरेशन नहीं रहता। तो भारत के लेबर मार्केट का प्रॉब्लम ये बारीक चीजें हैं कि हमारे यहाँ 3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो है, लेकिन जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा तबका प्रोडक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा, और जो नौकरियों में भी हम्म, काम कर रहे हैं उनके पास बेनिफिट नहीं है, उनके पास एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम्म, अब इसके बाद हम आते हैं उस कैटेगरी पे जिसकी हमने बात अभी करी थी 5-7 मिनट पहले, कि 8.7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, ये 15 से 29 साल की उम्र में बच्चे, तो न खैर अब नहीं बोलेंगे, बच्चे और युवा हैं, जो हम्म, ना एजुकेशन में है, ना किसी एम्प्लॉयमेंट में है, ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग में है। मतलब ये ना कॉलेज में है, ना ये काम कर रहे हैं, ना ये कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसको नीट कैटेगरी बोलते हैं, दूसरा नीट है। हम्म, तो दोनों ही नीट सरदर्द है भारत के लिए इस समय। हम्म, तो ये नीट कैटेगरी जो है, इसमें मान लीजिए वो बच्चे आएंगे जो कॉलेज छोड़ के नौकरी अब नहीं ढूंढ रहे, तो वो कह रहे कि चलिए एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था, एक फीचर किया था एक स्कॉलर ने, मैं नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, कि अब भारत में युवा टाइम पास नहीं करते, ये तैयारी करते हैं। तैयारी का मतलब अब बिल्कुल। सब लोग के लिए कि भाई लाइब्रेरी में बैठ के किताबें लेकर अपना एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं कि कहीं ना कहीं निकल जाएगा, कुछ कुछ निकल जाएगा। तो ये 8.7 करोड़ लोग हैं सौरभ भारत में। ये इसी रिपोर्ट का एस्टिमेट है, सारा डेटा इस नीति आयोग की रिपोर्ट का है, ठीक है। पर जैसा कि आप और हम हमेशा कहते हैं, ये पाठशाला पारदर्शी है, अनबायस्ड है। तो मैंने फिर एक कोशिश ये की कि इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर अगर करें तो भारत कहाँ आता है। तो वर्ल्ड हम्म, बैंक से हमें डेटा मिलता है। तो सौरभ हम ये ग्राफ देखते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक का डेटा है, और आप हम्म, देखेंगे जो गिरवा रंग है वो भारत है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा अलग है डेफिनेशन में, बट काफी कुछ बताता है। ये ग्राफ बता रहा है कि 15 से 24 साल का जो युवा है किसी भी देश में, उनमें से कितने हम्म, लोग ऐसे हैं जो नीट कैटेगरी में आ रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, हमारी रिपोर्ट में डेफिनेशन 15 से 29 साल है, वर्ल्ड बैंक में 15 से 24 है, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं तो आप पाएंगे कि भारत में तकरीबन 23.5% युवा ऐसे हैं जो अभी इस नीट कैटेगरी में हैं, जो कि ना पढ़ाई में है ना ट्रेन। अगर हम बाकी बहुत बड़ा नंबर होता है, ये बहुत डेवलपिंग बड़ा नंबर है। कंट्रीज को देखें, चाहे वो इंडोनेशिया, हम्म, इंडोनेशिया, टर्की, इजिप्ट, ब्राजील, इनके कंपैरिजन में हम कोई बहुत ऊपर नहीं है। साउथ अफ्रीका में तो इनफैक्ट ये 34% है। तो भारत डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से जो अनुपात है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं, हालांकि उसमें भी कुछ डेवलपिंग कंट्री जैसे रशिया, रशिया में ये बहुत कम है, रशिया में ये केवल 0.9% है, नाइजीरिया में ये 12.5% है। ये सब वर्ल्ड बैंक का डेटा है, तो मैं डेटा क्वालिटी भी सवाल नहीं उठा रहा, उस पर भी हम अलग से कोई बात कर सकते हैं। पर जब हम हम्म, कंपेयर करते हैं भारत को विकसित देशों से सौरभ, तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये शेयर है केवल 8%, यूके में 12.8%, जर्मनी में 7.7%, और अमेरिका में 11%, बताइए। श्रीलंका में ये है 18%। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि
जब हम इसको अनुपात में देखते हैं तो भारत का जो अनुपात है वो बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज के हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बारिंग एक आध रशिया और नाइजीरिया। लेकिन जिस तरीके की विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, अगर हमें वहां पहुंचना है तो आप देखिए कि विकसित देशों के जो ये दर हैं ये 10, 7, 8 इस रेंज में है। तो अगर हमारा बेंचमार्क एक ऊपर की इनकम का देश है तो हम पीछे हैं इस। नहीं, और आप कुछ कह रहे थे? हमारी मार्केटिंग वैसी है ना कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, हम रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए, आप इर्द गिर्द हम सोच रहे हैं, जब हमने शुरुआत में बोला कि आप इर्द गिर्द देखिए, आपको पता चल जाएगा बेरोजगारी के क्या हालात हैं। इनफैक्ट इन माई फैमिली ऑल्सो there are few cousins of mine who are educated and they are waiting for vacancies. They are not studying anymore. वो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई हो गई है, मान लीजिए बीएड कर लिया है या सीटेट निकाल लिया है। अब वो वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो सोचते हैं इसकी तैयारी कर लें, उसकी तैयारी कर लें, और डेढ़ दो साल से उन्होंने, आई डोंट थिंक दैट दे हैव डन एनीथिंग। तो तो दे आर नॉट स्टडीइंग। ये नीट कैटेगरी के ही बच्चे हो गए बेसिकली। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत लाखों बच्चे हैं। और जब ये जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ ना, कार्तिकेय साहब, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जहां पर, जी। कि अब जैसे कि रेलवे में वैकेंसीज 2022 में आई लोको पायलट की, एग्जाम हुआ 2024 में, 2 साल बाद। तो समझिए कि वो जो लोको पायलट की तैयारी कर रहा है, वो 2 साल तो एग्जाम का इंतजार कर रहा है, तैयारी कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने और पहले, हम सौरभ गाँव एक वगैरह। जी एक दुख जी। की बात है, लेकिन हमने जिस पे एक पूरा एपिसोड किया गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को लेके, लेकिन दर्शकों ने देखा नहीं उस शो, इतना प्यार नहीं दिया। तो एक थोड़ी नहीं, सी रिक्वेस्ट दर्शकों से भी है कि जब आप इस इतना कंटेंट इतना को प्यार नहीं, वैल्यू, प्यार ही नहीं दिया उन्होंने, प्यार ही नहीं हाँ दिया प्यार उन्होंने नहीं दिया, उस। आप जब तक इन मुद्दों को वैल्यू नहीं करेंगे तब तक इनकी रीच बढ़ेगी कैसे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम उस एपिसोड का भी लिंक पेस्ट कर दे डिस्क्रिप्शन में इस शो के, और कर आप देंगे, कर इसके देंगे। साथ उसको भी देखिए। और सौरभ, आप जो बता रहे थे इसी रिपोर्ट में एक आंकड़ा है, और सॉरी मैंने आपकी बात बीच में काटी, बट क्योंकि ये रेलेवेंट है तो उसके बाद आप बताइएगा। इसी रिपोर्ट में सौरभ कह रहे हैं नवंबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक 55,000 सरकारी नौकरियों के लिए 1.86 करोड़ एप्लीकेशंस आई। लेट दैट सिंक इन। 55,000 वैकेंसी और तकरीबन 2 करोड़ एप्लीकेशन। सौरभ, यही बता देता है कि हमारे देश में बेरोजगारी का क्या स्तर है। यहाँ तो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, तो उसमें एमबीए, बीबीए, बीटेक, बीएड वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। अगर प्योन की सौरभ, नौकरी के लिए, आप प्योन तो की नौकरी के झारखंड, लिए। आप सिर्फ जंतर मंतर, आप तो झारखंड भी गए थे। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट इन ऑल्टरनेट मीडिया जिसने जंतर मंतर भी कवर किया और रांची भी कवर किया। तो आपका जी। तो एक्सपीरियंस एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है पिछले, और इसलिए ये रिपोर्ट बहुत टाइमली है मुझे लगता है। नहीं, जंतर मंतर पे जो था वो तो था ही, पर झारखंड में तो स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब Exactly. एक्चुअली में वहां पर, मतलब कंप्लीट ओवरहॉल से ज्यादा की जरूरत है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, बेचारे बच्चे, मतलब बुरे हाल है वहां पे। Yeah. इनफैक्ट झारखंड में कुछ ऐसे बच्चे मेरे बोलते हैं कि हम तो भैया झारखंड में तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग तो बिहार और यूपी चले जाते हैं कि वहां नौकरी मिल जाएगी, यहाँ से अच्छा है। ये सोचिए, हालात है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली exactly. और जबकि बिहार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम इस पर एक बिल्कुल, रिपोर्ट समझिए, हमने भी। सोचिए कि बच्चा कह रहा है बिहार जाके नौकरी कर लेंगे, तो आप समझिए बिल्कुल कि मतलब वो किस स्थिति में, कितनी खराब स्थिति है वहां पर। बिल्कुल तो एग्जैक्टली exactly. हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की और हमने बताया कि भाई ये हालात हैं। और यानी जो शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका कुछ ये आपने बस जो सौरभ, भेजा छोटे होगा। सा कि फिर ये रिपोर्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लोग फंस भी गए हैं सिस्टम में, जिनको नौकरी, वो स्किलिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और खासकर ये जो नीट कैटेगरी के बच्चे। तो रिपोर्ट बताती है और रिपोर्ट पे सॉल्यूशंस भी देती है, उसमें हम आज हम नहीं जा रहे। बट मैं फिर इसलिए कहूंगा रिपोर्ट बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। कि पहली बात कि जिन बच्चों को अगर स्किलिंग चाहिए भी, तो उनके पास मेंटरशिप नहीं है, वो लोग नहीं है जो उनको गाइड कर पाए। जैसे हम्म। आप और हम जैसे लोग हैं, हम एक दूसरे से चर्चा करके फैसले ले लेते हैं कि अगला क्या करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है बच्चों के पास। सब्सिडाइज ट्रेनिंग ऑप्शंस नहीं है भाई, कब तक बच्चा कोई तैयारी करेगा? तैयारी भी करेगा, उसके बाद मान लीजिए उसे स्किलिंग करनी है,
कोई लग रहा है कि तैयारी से बात नहीं बन रही, मुझे कुछ नया काम सीखना चाहिए, तो उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और प्लस एक बहुत बड़ा गैप जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, हम बात करते हैं उसके बारे में, कि मिड करियर रीस्किलिंग। आप अगर अमेरिका जाएंगे सौरभ, आप पाएंगे कि ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहां पे मिड करियर, मतलब आपने 10 साल किसी काम में लगा दिया, आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैं यूनिवर्सिटी जाके 6-8 महीने में एक प्रोग्राम करके अपने आप को अपस्किल कर लेता हूं। भारत में हम्म। ऐसे लर्निंग ऑप्शंस बहुत कम है। ये तो शुक्र है कि ऑनलाइन ऑप्शंस अब कुछ आए हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, बट एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप बहुत कमजोर है इस मामले में भारत का, कि हमारे यहाँ मिड करियर रीस्किलिंग, अगर मान लीजिए आज के डेट में आप जर्नलिज्म में है, आपको लगता है कि मुझे अब एआई सीखना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आपको ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आप सौरभ शुक्ला जाके 11 महीने में एआई रीस्किलिंग सीख। कर लें। हाँ, तो ये गैप्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। प्लस आपके जो स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है वो लोकल डिमांड मीट करनी चाहिए। मान लीजिए आप हम हम्म। पंजाब में हैं और यहाँ डिमांड है फैक्ट्री इक्विपमेंट की, बट आपको स्कूल वहां कारपेंटरी का खोल के दिया हुआ है, तो ये लोकल डिमांड कैसे मीट की जाए वो भी एक इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया है। तो यही आज का एपिसोड था, और जैसे कि आपने कहा बहुत टाइमली था, क्योंकि जंतर मंतर, झारखंड और एक जो पूरी मुहिम छिड़ी हुई है पूरे भारत में कि छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक गोल ये होता है कि वो आपको लेबर मार्केट में एक अच्छी पोजीशन में पहुंचाए, और अगर वो ही गोल मीट नहीं हो रहा तो एक बहुत गहन चर्चा का समय है। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी लास्ट फ्यू डेज कि हमारा जो ध्यान है वो इन चीजों पर केंद्रित हुआ हुआ है। बिल्कुल इन चीजों पे केंद्रित हुआ है। ये एपिसोड करना जरूरी था, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, 55,000 वैकेंसीज पर 2 करोड़ लोग हैं। तो समझ लीजिए कि अनुपात तो मतलब 5.1 से भी बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी फैक्ट्रीज भी नहीं है कि जहां आदमी जाके काम कर ले। तो समझिए कि अभी ये डेटा आया है, 2 साल बाद, 3 साल बाद लगातार बच्चे पढ़ के निकलते जा रहे हैं, जिनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रही है हमारी सरकार। और ये सबसे बड़ी त्रासदी है। अब अच्छी बात, जैसे हम लोगों ने शुरू में कहा है कि अब शिक्षा रोजगार पर बात हो रही है, तो आप भी ये शो देखिए और दूसरों को भी दिखाइए, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है समझना और समझाना। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।